आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक चार्ज्ड रिंग के अंदर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा उसके कैलकुलेशन को समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज्ड रिंग है। इस चार्ज्ड रिंग पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। इस चार्ज्ड रिंग का, क्योंकि ये कैसा एक रिंग है तो इसका लीनियर डेंसिटी, क्योंकि इसके सरफेस पे चार्ज का है, इसके सरफेस पे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इस रिंग का रेडियस है आर और इस रिंग का सेंटर क्या है, ओ है। अब यहाँ पे दो पॉइंट को कंसिडर किया गया, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे बी, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ए। ए पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये जो देख रहे हैं। ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और बी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये दोनों मिलके, और ये जो पॉइंट्स जहाँ पे मीट कर रहा है ये दोनों, वहाँ से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, आर है। ये यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर ये डिस्टेंस आर है, क्या ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी सिमिलर वही चीज़ होगा। अब यहाँ पे ये जो दो स्मॉल पॉइंट हम कंसिडर किए हैं इनका लेंथ मानते हैं dl, और इन पे जो चार्ज है वो कितना है, dq। यानी ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पे जो लेंथ है वो कितना है, dl, और इन दोनों पॉइंट्स पे चार्ज कितना है, dq। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, थीटा, एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अच्छा, ये एंगल अगर थीटा होगा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एंगल के साथ कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि अगर ए पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका अगर कंपोनेंट देखें तो वो क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा एंगल के साइड, और इधर क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। जिस पॉइंट पे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, के। तो ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, डी ई साइन थीटा। सिमिलरली बी पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, डी ई साइन थीटा। अब सिम चीज़ वही राम कथा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर लेमडा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, उसका वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2πr, क्योंकि इस चार्ज रिंग जो है, ये जो चार्ज रिंग है इसका शेप कैसा है, इसका शेप एक सर्कल की तरह है, तो इसका जो लेंथ होगा वो उसके पेरीमीटर के बराबर होगा, सरकमफेरेंस के। तो क्यू अपॉन 2πr। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, लेट के इज द एक्सियल पॉइंट ऑफ गिवन रिंग। ये क्या है, ये एक्सियल पॉइंट है, ये के क्या है, मेरा एक्सियल पॉइंट है उस रिंग का, जहाँ पे इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट्स फ्रॉम द रिंग डायमेट्रिकली, डायमीटर के लॉन्ग। यहाँ पे जो दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे वो डायमीटर के लॉन्ग करेंगे, और वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट होगा, अपोजिट। स्मॉल एलिमेंट हैज द चार्ज डी क्यू एंड रिप्रेजेंट्स द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एट पॉइंट के। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं कि लेमडा का वैल्यू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ, डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डी एल। लेमडा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्यू अपॉन 2πr, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से डी क्यू का वैल्यू आ जाता है लेमडा इंटू डी एल। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्यू बाई 2πr इंटू डी एल फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सिंपली ये जो आया, ये मेरा किसका वैल्यू आया, डी क्यू का वैल्यू आया। अब डी ई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो डी ई क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था। तो सिंपली डी ई जो है, डी ई यानी ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो डी ई है, इस डी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डी ई का वैल्यू क्या होगा, इस पे डिस्टेंस, इस डी ई का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पे चार्ज कितना लग रहा है, चार्ज लग रहा है डी क्यू। तो वही चीज़ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज जो है डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस डी क्यू की जगह पे लेमडा कहाँ गया, डी क्यू की जगह पे लेमडा इंटू डी एल को पुट किया जा सकता है, पुट कर दिया। अब जब इसको पुट किए, इफ डी ई आर बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के। अब पॉइंट के पे, ये जो पॉइंट के है, इस पॉइंट के पे मानते हैं कि डी ई आर जो है वो रिजल्टेंट है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट क्या है, डी ई आर। तो डी ई आर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, इन सारे का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ई आर इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा माइनस डी ई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, डी ई आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी ई कॉस थीटा। तो
अब यहाँ से ये जो हमको इक्वेशन मिला, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, डी का वैल्यू यहाँ पे जो हम फाइंड आउट किए हैं, ये डी का वैल्यू इसको उस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो यहाँ पे जब इक्वेशन में पुट किए तो 2 × 1/4πε0 इंटू लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। अब कॉस थीटा यहाँ से फाइंड आउट किए हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरे यहाँ पे, बेस है आर। अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो इसके अकॉर्डिंगली बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 1/2, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2 लेमडा आर इंटू डी एल, 2 लेमडा आर इंटू डी एल बाई 4πε0 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2 है, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके जो डी ई आर है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, उससे ज़्यादा वैल्यू हो नहीं सकता। तो 0 से ई के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको 0 से पाई आर के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें 2 लेमडा आर 4πε0 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 3/2, क्योंकि ये पूरा टर्म, ये जो इतना टर्म है मेरा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। केवल अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, डीएल, इधर इंटीग्रेट क्या होगा, डीएल 0 से पाई आर के बीच में, और ये जो है 0 से ई के बीच में, तो इसका वैल्यू ई आ गया। 2 लेमडा आर 4πε0 इतना हो जाएगा। डीएल क्या हो गया, एल, डीएल जैसे डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक्स आता है कि नहीं आता है, उसी तरीके से डी एल का इंटीग्रेशन एल हो गया, 0 से पाई आर के बीच में, यानी पाई आर माइनस 0। तो जब फाइनली अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 3/2। अगर रिंग के सेंटर पे जानना है कि रिंग के सेंटर पे क्या होगा, तो रिंग के सेंटर पे, ये जो रिंग का यहाँ पे ये जो रिंग है, इस रिंग के सेंटर पे इस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये पॉइंट उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो उस केस में ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0, और वो वाला वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आर का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब यहाँ पे आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फाइंड आउट हम लोग किए हैं, इंटू क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2 और आर स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है। जैसे ई जो है अभी हम लोग फाइंड किए 1/4πε0 गुने क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 3/2, ये अभी फाइंड आउट हुआ था। अच्छा, इस पे जो है, इसमें जो है आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वाला बस जो टर्म है, इतना जो बस मेरा टर्म है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आर जो है, यानी ये जो रेडियस है, जो रिंग का जो रेडियस है कैपिटल आर, वो अगर आर से बहुत छोटा है, यानी जो एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से उससे बहुत छोटा है, तो उस केस में आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो नेग्लिजिबल होगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 1/4πε0, क्योंकि ये टर्म मेरा क्या हो गया, 0, ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 पे पावर कुछ भी रहे ना, 1 ही रहता है, तो क्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो जब आर का वैल्यू यानी चार्ज्ड रिंग के रेडियस जो है चार्ज रिंग पे जहाँ एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके डिस्टेंस से कम रहे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। अगर ई का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो ई का वैल्यू मैक्सिमम देखते हैं, तो डी ई अपॉन डी आर अगर 0 है, डी ई अपॉन डी आर क्या 0 है, तो डी ई क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू अभी फाइंड किया 1/4πε0 इंटू क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 3/2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो Q है, ये जो Q है या 1/4πε0 है, ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये सारा टर्म को अगर इधर ले जाए तो 0 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। बच क्या गया, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पे पावर 3/2। अब इसमें से भी क्या किए कि आर को बाहर निकाल दिए, इसमें से भी क्या किया, आर को बाहर निकाल दिए, तो बच क्या गया, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 बाई डी आर माइनस आर स्क्वायर। मतलब ये सिंपली इसको हम लोग क्या किए कि u बाई वी, यानी कि u बाई वी जो फॉर्मेट होता है ना, u बाई वी का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में इसको ब्रेक डाउन किए हैं। तो u बाई वी के फॉर्मेट में जब इसको ब्रेक डाउन किए तो फाइनल रिजल्ट आ गया r इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू डी आर। ऐसे ऐसे पूरा कैलकुलेशन हुआ, फाइनल रिजल्ट जो मेरा रेडियस आ रहा है वो आ रहा है +- r अपॉन √2, +- r अपॉन √2।
यानी ई मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे, यानी आर, जहाँ पे आर का वैल्यू इतना होगा, जहाँ पे आर का वैल्यू रेडियस के 1/√2 टाइम्स होगा, यानी जो चार्ज रिंग का जो रेडियस है उसके 1/√2 टाइम्स जहाँ पे एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ बताए, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू को, तो इस आर का वैल्यू जो है इस यहाँ पे पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वेशन में। तो जब उसको पुट करेंगे तो ये आएगा, पूरा कैलकुलेशन करते करते फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना निकल रहा है, 1/4πε0 इंटू 2q/3√3 r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। समझ में आता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि +√2 +√2 पे 0 से लेके एक्सटेंड इंक्रीज करता रहता है, और +√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हुआ, और फिर उसके बाद से धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है। फिर इधर भी धीरे धीरे जाते जाते इंक्रीज करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि -r/√2 है तो नीचे की तरफ जाते जाते इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -r/2 पे रहेगा, √2 पे, और फिर धीरे धीरे वहाँ से क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ये इसका ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखते हैं, let us consider there is a uniform electric field intensity in which an electric dipole AB of charge plus q and minus q center O length 12 is placed such that its axis makes the angle theta with the direction of electric field। यहाँ पे एक मेरे पास डाइपोल है, ये डाइपोल क्या है, ए डाइपोल बी डाइपोल, ए बी डाइपोल है। इस ए बी डाइपोल पे एक पॉइंट, ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, और बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू। इस डाइपोल का लेंथ कितना है, 12, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और उसमें एक डाइपोल है ए बी। अब इस ए बी डाइपोल जो एंगल बना रहा है बेस के साथ, वो कितना बना रहा है, थीटा। अब कैसे कैलकुलेट किए, जो प्लस क्यू चार्ज है यानी ए डाइपोल से, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से भी क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और जिस पॉइंट पे ओमिट करेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है कि ये माइनस क्यू चार्ज, हम बताए थे कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से दूर भागना चाहता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ जाना चाहता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर ध्यान से देखो, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, प्लस क्यू ई, और माइनस चार्ज के कारण, क्योंकि ये माइनस क्यू है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस क्यू ई। तो ये जो चार्ज है ये कोशिश कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में फेंके, और ये प्लस क्यू चार्ज कोशिश कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में फेंके। तो ये दोनों एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, थीटा। तो अगर ये इसमें पावर ज़्यादा हो तो ये जो डाइपोल है ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर जाएगा, अगर इसमें पावर हो तब भी ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे पे अपोजिट फोर्स लगा रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाएगा, यानी ये जो डाइपोल ऐसे है, ये जो डाइपोल है, अगर इस पेंसिल को, इस डाइपोल को समझते हैं, ये जो मेरा पेंसिल है ये क्या है, ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज जो है कोशिश कर रहा है इधर लगे, और माइनस क्यू इधर। तो ये जो डाइपोल है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ऐसे नहीं घूम जाएगा, वही चीज़ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है। अब प्लेस सच दैट इट्स एक्सिस मेक द एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा है, इतना, माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा है, इतना। हेंस वी गेट इन द एक्सटर्नल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टेड ऑन द चार्ज ऑफ डाइपोल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है, माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, और क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है तो क्योंकि फिर ये डाइपोल क्या होने लगेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, और घूमने लगेगा तो उस केस में रोटेशनल मोशन होगा, यानी कि उस केस में टॉर्क आएगा। तो यही जो अपोजिट और इक्वल फोर्स है, यानी अपोजिट फोर्स है और इक्वल फोर्स है जो डाइपोल के चार्ज पे एक्ट कर रहा है, वही उस डाइपोल के टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टॉर्क का वैल्यू जो है डाइपोल पे कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ए एन। तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एन का अगर यहाँ पे वैल्यू देखें तो ए एन का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। ये जो ए एन है अगर उसको निकाले तो ए एन क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा। जैसे यहाँ पे देखो ये जो ए एन है ये क्या हो जाएगा, अगर इस थीटा के अनुसार देखें, साइन थीटा अपॉन
हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है an और हाइपोटेनस हमको गिवन है 12, तो ए एन अपॉन ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा ए एन अपॉन 12, तो ए एन का वैल्यू यहाँ से फाइनली निकल गया 12 साइन थीटा। इस 12 साइन थीटा को यहाँ पे पुट किए, फोर्स का वैल्यू हमको पता है क्यू ई या माइनस क्यू ई, तो क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। अब यहाँ पे क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा है। अब यहाँ पे 12 इंटू क्यू जो होता है 12 इंटू क्यू, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी पी ई साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू पी ई साइन थीटा हो गया। हेंस इट इज क्लियर दैट वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल रिमेंस इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आया है, साइन थीटा आया है, यानी कि ये जो टॉर्क है वो हमेशा इसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहेगा, यानी पी ई साइन थीटा एन कैप। यहीं से कंसिडर किया गया कि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब द डायरेक्शन, अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डाइपोल मोमेंट होगा, टॉर्क का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इफ P and E आर बी इन द सेम प्लेन देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द PE। अब देखो जैसे यहाँ पे ये जो P है, ये P है और ये क्या है E है, तो P और E का डायरेक्शन जो है प्लेन में किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। P और E का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली अगर P E का डायरेक्शन देखें, जैसे ऐसे समझो, तो P और E का डायरेक्शन किधर है, इधर है। ऐसे रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे P का डायरेक्शन किधर है, इधर, और E का डायरेक्शन इधर, तो इस डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व होगा, ये जो थंब है ये ऐसे रिवॉल्व होगा। तो उस केस में मेरा ये जो फिंगर्स है ये रिवॉल्व ऐसे हो रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं, तो थंब का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, यानी 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना लग रहा है, इतना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, अगर ऐसे करते हैं, ये देख रहे हो, जैसे ऐसे है ई पी, तो ऐसे फिंगर्स रोटेट हो रहे हैं, तो थंब का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर, इस तरफ, ऊपर की तरफ। तो टॉर्क कहाँ है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ टी इज इक्वल टू एफ प्लस एफ माइनस, यानी फोर्स प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस के कारण जो फोर्स लग रहा है वही मेरा टोटल फोर्स होगा इस डाइपोल में। तो टोटल फोर्स कितना है, 0, मीन्स इन साइड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल डजंट शो लीनियर मोशन। अब टोटल फोर्स यहाँ पे 0 है। टोटल फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि डाइपोल जो है वो कोई भी लीनियर मोशन जो है, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर लीनियर मोशन जो है डाइपोल मेरा शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अब कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, कुछ केसेस, जैसे कि अगर ये जो डाइपोल है ये परपेंडिकुलर है, ये डाइपोल क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी एकदम स्ट्रेट है। वहाँ पे क्या था, स्लैंट था, यहाँ पे अगर एकदम स्ट्रेट है तो उसके अगर इफ डाइपोल भी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी फील्ड के डाइपोल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी मैक्सिमम। तो इस वैल्यू इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो वो कितना हो जाएगा पी ई, क्योंकि साइन थीटा तो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो टॉर्क मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, पी ई पे, यानी पी यानी पी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, पी का वैल्यू निकल जाएगा टॉर्क मैक्सिमम अपॉन ई। उसी तरीके से ये पहला केस हो गया, यहाँ पे हम लोग टॉर्क निकालना सीखे, टॉर्क क्या होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब दूसरा केस है कि अगर इफ डाइपोल बी अलोंग द फील्ड, यानी कि डाइपोल जो है वो फील्ड के अलोंग हो। यहाँ पे डाइपोल क्या था, फील्ड के परपेंडिकुलर था, यहाँ पे डाइपोल क्या है, फील्ड के अलोंग है। तो जब भी डाइपोल फील्ड के अलोंग होगा तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 होता है, यानी मिनिमम। तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यानी हियर डाइपोल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम रिमेन ऑलवेज स्टेबल बिकॉज ऑन एनी चेंज इट इज नॉट इफेक्टेड। यानी जब भी अलोंग द फील्ड देखा जाए, जब भी अलोंग द फील्ड देखा जाए, तो अलोंग द फील्ड जब भी डाइपोल होगा तो उस केस में उसका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि वो पूरी तरीके से स्टेबल है, पूरी तरीके से स्टेबल है। कोई भी चीज़ अगर फील्ड के डायरेक्शन में है मतलब कि वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है। अब कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो वो अपनी जगह से हिलना तो चाहेगी नहीं, और हिलेगी नहीं तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं, यानी कि टॉर्क का वैल्यू फाइनली कितना आएगा, 0। तीसरा कंडीशन है कि अगर डाइपोल जो है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पे फील्ड के अलोंग था, यहाँ पे फील्ड के क्या है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस केस में अगर हल्का सा भी इसको हम लोग ऐसे करें तो ये तुरंत घूम के ऐसे हो जाएगा, तुरंत घूम के क्या हो जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी अलोंग द फील्ड चला जाएगा, किसके, अलोंग द फील्ड। तो अगर डाइपोल अपोजिट है, फील्ड के अपोजिटली डाइपोल क्या होगा, टॉर्क 0 होगा, फील्ड के अलोंग टॉर्क 0 होगा, लेकिन
फील्ड के परपेंडिकुलरली टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम ऑलवेज अनस्टेबल बिकॉज एनी चार्ज इज क्रिएटेड इन जेज विच इज पॉसिबल बाय एक्सटर्नल फोर्स. मतलब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे भी वो अनस्टेबल है. वहाँ पे तो स्टेबल था जब अलोंग द फील्ड था, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल था, और इस पर कोई भी फोर्स लगेगा तो सीधा घूम जाएगा. ये चीज़ है. इफ फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो उस केस में क्या कंडीशंस था, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर फील्ड इंक्रीज करता है, जैसे कि फोर्स जो है, यानी फोर्स जो सेकंड फोर्स है वो पहले फोर्स से अगर ज़्यादा है, फील्ड इंक्रीज करता है, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, यानी Q टाइम्स F2 माइनस Q टाइम्स F1. अगर फील्ड डिक्रीज करता है, यानी फोर्स पहले पे जो फोर्स लग रहा था वो 2 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 बाई Fr इज इक्वल टू QE1 माइनस QE2. अच्छा, एबव स्टेज में अब इन सारे में अगर ध्यान से देखें तो जो थीटा का वैल्यू है वो जीरो रहेगा, थीटा का वैल्यू जीरो रहेगा. थीटा का वैल्यू जीरो रहेगा तो टॉर्क भी मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि अलोंग द फील्ड डायपोल कितना है, अलोंग द लाइन लग रहा है. तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में टॉर्क क्या होगा, हमेशा जीरो होगा.